करना है। मैंने ग्रुप पे ना नोट्स भेजे, रतन तुम्हें ना थोड़ी देर में वो नोट्स लाके देगा, ठीक है। मीनवाइल मैडम, कल हम डिस्कस कर रहे थे AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हम AS10 डिस्कस कर रहे थे, ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैडम हम AS10 डिस्कस कर रहे थे। AS10 में मैंने सबसे पहले डिस्कस किया कि व्हाट इज कवर्ड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। क्या कवर किया गया है? स्कोप, all the PPs are covered except all the PPs are covered except madam biological assets except bearer plant। बायोलॉजिकल असेट दो टाइप्स के रहेंगे, कौन कौन से? लिविंग एनिमल्स एंड लिविंग प्लांट्स। लिविंग एनिमल्स भले ही वो तुम्हारे लिए पीपी है, फिर भी हम AS10 में कवर नहीं करेंगे। लिविंग प्लांट्स दो टाइप्स के होंगे, बेयरर प्लांट्स एंड नॉन बेयरर प्लांट्स। बेयरर प्लांट्स वो प्लांट्स है जो फ्रूट्स राइट बेयर करेंगे फॉर मोर देन 12 मंथ्स, राइट। ध्यान देना, उनका जो प्रोड्यूस होगा वो रिपीटेटिव बेसिस पे मिलेगा और मोर देन 12 मंथ्स मिलेगा। तो उन प्लांट्स की लाइफ 12 मंथ्स होती है। एंड मैडम उन प्लांट्स को हम हार्वेस्ट नहीं करते, हम उनको सेल नहीं करते, उनके प्रोड्यूस को सेल करते। ऐसे प्लांट्स को हम बेयरर प्लांट्स बोलेंगे। सो ध्यान देना, एक्सेप्ट बेयरर प्लांट्स ऑल अदर प्लांट्स आर नॉट कवर्ड अंडर AS10 एंड इवन मैडम वेस्टिंग एसेट्स आर नॉट कवर्ड बाय AS10। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय PP? मैंने बोला था PP इज अ टेंजिबल असेट्स। तो पहले टेंजिबल है, मतलब इनटेंजिबल असेट्स को डायरेक्टली हमने AS10 से निकाल दिया, AS26 में शिफ्ट कर दिया। AS10 से हमने इनटेंजिबल असेट्स को निकाल दिया, ध्यान देना, AS10 से हमने इनटेंजिबल असेट्स को निकाल दिया, ठीक है। सो टेंजिबल असेट्स, असेट्स मतलब क्या? असेट्स आर रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एंड विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो असेट के तीन क्राइटेरिया होते हैं, वो रिसोर्स होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ऐसे टेंजिबल असेट्स जो हमने हेल्ड किए फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर गिविंग रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, हम उनको बोलेंगे PP। एंड दे आर हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, दे आर हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ऐसे असेट्स को हम PP बोलेंगे, यस और नो। फिर मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। मैंने बोला था व्हाट इज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। उसमें मैंने बोला था कि देयर आर टू कंडीशन। अगर हमें किसी PP को बुक्स में लाना है, किसी PP को बुक्स में लाना है, वो PP है बट अगर उसको हमारे बुक्स में लाना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक, उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए एंड दूसरा उसकी कॉस्ट लाइक रिलायबली मेजर होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो उस PP को हम बुक्स में लाएंगे। इसलिए जब हमें कोई ना फ्री में कोई PP मिलती है गिफ्ट तौर पे, हम उसको बुक्स में नहीं ला सकते बिकॉज भले ही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलेंगे बट कॉस्ट नहीं है। तो मैंने दहेज का एग्जाम्पल दिया था, मैंने बोला था बाला के घर वाले, बाला के ससुर बाला को क्या दे रहे? अल्टो दे रहे। तो बाला को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है बट उसके लिए कॉस्ट रिलायबल मतलब मेजरेबल नहीं है बिकॉज उसको फ्री में मिला है, तो ही कैन नॉट शो इट द एसेट। उसके ससुर भी उसको एसेट नहीं दिखा सकते, क्यों? बिकॉज उन्होंने कॉस्ट इंकर की है बट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उनको नहीं मिलने वाले, बाला को मिलने वाले। सो दोनों एसेट नहीं वो रिकॉर्ड कर सकते। तो दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने चाहिए और उसकी कॉस्ट भी रिलायबली मेजर होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हम उस PP को बुक्स में लेके आ सकते हैं, मतलब PP है इसलिए बुक्स में है कि ऐसे मैंडेटरी नहीं है। वो दो कंडीशंस रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने डिस्कस किया लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल। लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन रेंटल आर नॉट कवर्ड बाय AS10, दे आर कवर्ड बाय AS13। अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। यहां तक क्लियर है? तो अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। फिर मैंने डिस्कस किया इनिशियल रिकॉग्निशन। मैंने बोला इनिशियल रिकॉग्निशन इज ऑलवेज एट कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या है? डिपेंड्स। तो कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी तुम्हें। असेट्स आर इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड, PPs आर इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स एट देयर कॉस्ट। असेट्स हमें तीन तरीके से दर्शन दे सकते हैं, हमारे बुक्स में तीन तरीके से आ सकते हैं। या तो हमने उनको एक्वायर्ड या परचेस किया है, या हमने उनको सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है, या हमने एक्सचेंज किया है। उसमें से हमने कल क्या डिस्कस किया? एक्सचेंज। अगर हम असेट एक्सचेंज करते हैं तो कॉस्ट क्या है नहीं पता, बिकॉज हमने उसके लिए पेमेंट थोड़ी किया है पूरा का पूरा, नहीं। सो व्हाट इज द कॉस्ट? तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द न्यू असेट दैट यू हैव परचेस? ये तो एक्सचेंज हुई है। इट डिपेंड्स ऑन, राइट मैडम, ध्यान देना,
क्या वो कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है या कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता? कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है मतलब उसमें तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में उस एसेट के वजह से तुम्हारे कैश फ्लोज में चेंजेस होंगे। समझ में आ रहा है? तो एक्सचेंज के केस में अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, जो हमारा बाय डिफॉल्ट एजम्पशन होगा कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे जब मैं बोल रहा हूं कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में क्या होगा? अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट? मैडम, कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट इज द फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा? फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन। तो तुमने दो असेट्स दी हो सकती है, एक होगा ओल्ड असेट एंड दूसरी कैश। कैश दी भी होगी या कैश आई भी होगी, दोनों में से एक। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द असेट विच इज टेकन इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड असेट? उस न्यू असेट की राइट हमारे लिए कॉस्ट क्या रहेगी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट गिवन प्लस कैश पेड माइनस कैश रिसीव्ड। कल का एग्जांपल याद है? अरे यस और नो? देन इफ दैट इज नॉट रिलायबल, तो हमें सेकंड प्रेफरेंस क्या लेना होगा? फेयर वैल्यू ऑफ असेट ऑब्टेन। उसमें कैश को कंसीडर करना है क्या? नहीं, खाली जो असेट ऑब्टेन कर रहे हो उसकी क्या देखो मैडम? फेयर वैल्यू देखो। उसकी क्या देखो? फेयर वैल्यू। एंड अगर दोनों रिलायबल नहीं है, मतलब हो गया कमर्शियल सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में हमने देखा था क्या? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द न्यू असेट? इट इज बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड असेट। एंट्री क्या आएगी? याद है ना, एंट्री क्या आएगी? राइट मैडम, एंट्री आएगी न्यू असेट अकाउंट डेबिट, न्यू पीपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड असेट। मैंने ओल्ड असेट बोला बिकॉज वो पीपी भी हो सकती है, कुछ अदर असेट भी हो सकती है, बट आने वाली असेट पीपी होनी चाहिए बिकॉज हम इनिशियल रिकॉग्निशन स्टडी कर रहे हैं। अरे यस और नो? अरे यस और नो? सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू पीपी इन दैट केस? इट इज मैडम बुक वैल्यू। हाँ, अगर यू हैव पेड कैश एडजस्ट इन द पीपी, इफ यू हैव रिसीव्ड द कैश एडजस्ट इन पीपी। कभी भी उसमें P&L में डिफरेंस नहीं जाएगा बिकॉज वहां पे कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। और मैंने कुछ 4-5 एग्जांपल्स लिए थे अपने अपने। आई होप यहां तक क्लियर है। तो क्या एक एग्जांपल लेके हम आगे निकले? एग्जांपल नंबर जो भी रहेगा तुम्हारा एग्जांपल। फास्ट करें स्टार्ट। बाला, बात नहीं करनी और सॉल्व करने वाला। यस, लिख लेना। ए लिमिटेड ऑब्टेन्ड ए न्यू मशीन। ए ध्यान दो रे। ए लिमिटेड ऑब्टेन्ड ए न्यू मशीन। प्लीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। ए न्यू मशीन। A Limited obtained a new machine by exchange of old machine. By exchange of old machine. Book value of which ध्यान देना, बुक वैल्यू ऑफ विच इज ₹10 lakhs. Book value of which is 10 lakhs, but its fair value is 12 lakhs. Its fair value is ₹12 lakhs. Okay, 12 lakhs is fair value. Are yes or no? Fair value of new asset. Value of new asset is 15 lakhs. New machine is ₹15 lakhs. Journalize. Journalize, assuming fair value of old machine is reliable. Old machine is reliable.
Second, fair value of old machine is not reliable. And तीसरा, fair value of both the machines are not reliable. तुम्हारे पास 3 से 4 मिनट है, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग कैसे करते हो. तीनों केसेस के एंट्रीज लिखनी है फास्ट. कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो एक रिवीजन है. ऑनलाइन वाले अपने अपने आंसर लिखो. नो सर. फास्ट हो गया. मिल गया आंसर्स. केस ए, बोलो क्या एंट्री आएगी. मैडम बोलो क्या एंट्री आएगी. केस ए, न्यू मशीन अकाउंट डेबिट. न्यू मशीन अकाउंट डेबिट बोलो मैडम कितना. ओके ढूंढेंगे. कैश रिसीव्ड है तो कैश डेबिट नहीं, कैश पेड है तो कैश क्रेडिट नहीं. एक लाइन ब्लैंक रखूंगा पी एंड एल के लिए, एक लाइन ब्लैंक रखूंगा पी एंड एल के लिए. 2, ओल्ड मशीन गोज आउट. ओल्ड मशीन हमेशा किस पे बाहर जाएगी. बुक वैल्यू. व्हाट इज द बुक वैल्यू मैडम. 10 lakhs. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द असेट एक्सचेंज्ड. इट्स फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है. फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन 10 lakhs. नहीं, अच्छा जो असेट गिवन है उसकी बुक वैल्यू 10 लाख है और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 12 लाख. प्लस कैश पेड माइनस कैश रिसीव्ड कुछ है नहीं. तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ एक्सचेंज पे. प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज या पी एंड एल लिखा तो भी चलेगा. कितने का प्रॉफिट हुआ 2 लाख. I hope this is clear. B, if first preference is not applicable, मतलब बोलो मुझे क्या. रेवा मैडम यस ध्यान देना. इफ
ध्यान देना, इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट इज नॉट रिलायबल, फिर क्या आएगा मैडम? हाँ, प्रेफरेंस टू लगेगा ना, क्या? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू असेट ऑब्टेन्ड, असेट ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द आंसर? 15 lakhs. फेयर वैल्यू ऑफ asset obtained 15 lakhs. 2 old asset goes out, correct Shetty madam, old machine goes out, कितना रे? 10 lakhs. ए तो यहां पे प्रॉफिट कितना बुक होगा? 5 लाख. एंड अगर दोनों फेयर वैल्यूज आर नॉट रिलायबल, पुराने असेट के भी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं, नए असेट के भी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं, तो उस केस में देयर डज नॉट एग्जिस्ट कमर्शियल सब्सटेंस. अरे ऐसा नो, तो उस केस में मैडम न्यू मशीन अकाउंट डेबिट, न्यू मशीन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड मशीन. मैडम इसमें कभी भी P&L नहीं आएगा. ओल्ड मशीन अकाउंट रेट हाउ मच? 10 lakhs, 10 lakhs. I hope this is clear. Anyone has doubt here? Anyone has doubt here? ऑनलाइन वाले क्लियर है क्या? 100%. ऑनलाइन वाले क्लियर है क्या? जल्दी बोलो तो आगे निकलने को. सिंपल था, कल हमने एग्जांपल्स लिए तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी दिक्कत रहेगी. गुड, आगे ध्यान देना. अरे यस और नो? नेक्स्ट एग्जांपल, ध्यान देना. एग्जांपल, सेम क्वेश्चन बट वन चेंज. क्या चेंज है? ध्यान देना. ठीक है, कैश पेड इज ₹1 लाख, इज ₹1 लाख एंड कैश पेड इज ₹1 लाख. अब मुझे तीनों बोल के तीनों के आंसर ढूंढो. केस ए, केस बी, केस सी. केस ए, केस बी, केस सी. अब मैंने कैश पेड लाया बीच में. जल्दी. बोलो, हो गया? केस ए, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट इज रिलायबल. क्या एंट्री आएगी मैडम? न्यू असेट कम्स इन,
न्यू मशीन कम्स इन, न्यू असेट कम्स इन। मैडम कैश रिसीव्ड है, कैश पेड है, तो एक लाइन में जानबूझ के ब्लैंक रखता हूं पी एंड एल के लिए। टू कैश गिवन, कितनी कैश दी? 1,00,000। टू ओल्ड असेट ओल्ड मशीन गिवन, बुक वैल्यू कितनी है? 10,00,000। ओ माय गॉड। सो टेल मी फेयर वैल्यू, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू असेट? इनिशियल रिकग्निशन हमेशा कॉस्ट पे होगा, तो अब यहाँ पे कॉस्ट क्या है ये ढूंढनी है। इट्स ए फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन, तो ओल्ड असेट की फेयर वैल्यू कितनी? 12,00,000 प्लस कैश भी गिवन है ना, प्लस कैश गिवन, वो तो 1,00,000 ही होगा ना। सब टोटल बोलो मुझे। सो टू व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रे? 2,00,000। चेक करो 2,00,000 है क्या? कंफर्म करो मैडम। नो सर। गुड। बी मैडम, इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट इज नॉट रिलायबल, तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू असेट ऑब्टेन। न्यू मशीन अकाउंट डेबिट कितने? 15,00,000 ना रे। अच्छा, इसमें कैश एडजस्टमेंट होगी क्या रे? नहीं होगी। टू कैश गिवन 1,00,000। टू ओल्ड असेट गोज आउट 10,00,000। इंटी टैली नहीं हो रही है। बोलो। टू पी एंड एल हाउ मच? I hope this is clear. I hope this is clear. I hope this is clear. सबको क्लियर है या नहीं है मैडम? आउट। एंड मैडम, अगर देयर डज नॉट एग्जिस्ट कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब दोनों फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं, तो क्या एंट्री आएगी मैडम? ये तो एंट्री सेम रहेगी ना, उसके साथ एक और एंट्री आएगी। कैश पेड को न्यू पीपी के साथ एडजस्ट किया जाएगा। क्या एंट्री आएगी? हाँ डाल सकते हो, मैं जानबूझ के अलग लिख रहा हूं। न्यू मशीन अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक, चलेगा? नो सर। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कहां तक आए थे हम लोग? बोलो मुझे। अच्छा, एक्सचेंज का, ठीक है, ध्यान देना। एक्सचेंज समझ में आ गया क्या तुम्हें? क्या एक्सचेंज का इधर मैंने अलग से लिखने की अब जरूरत है क्या? बोलो मुझे। मैं ये जो चार्ट बना है ना, वही मैं लिखने वाला था। कौन सा? ये वाला एग्जांपल, मतलब ये जो लिखा है ना वही लिखने वाला था। अलग से लिखने की जरूरत है? अरे ऐसा नो, तो इधर लिखते हैं। चलो, करें स्टार्ट। तो मैडम, इसमें से क्या कवर हो गया? बोलो मुझे। एक्सचेंज, असेट इज रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट, तो एक्सचेंज के केस में कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे ये डिस्कशन हुआ। अरे ऐसा नो, अब ध्यान देना। एवरीवन हियर, करें स्टार्ट। लिख लेना 4A। 4A मतलब असेट इज एक्वायर्ड और परचेज। लिखे? पीपी इज एक्वायर्ड और परचेस्ड। पीपी इज एक्वायर्ड और परचेस्ड। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं।
एक अच्छी चीज है ना, तुम्हें इसके बारे में थोड़ा फर पहले ही इंफॉर्मेशन है, ऐसे नहीं कि तुम पूरे ब्लैंक हो गए इसके केस में, ध्यान देना। आगे, जब हम कोई असेट एक्वायर करते हैं, जब हम कोई असेट एक्वायर करते हैं, ठीक है, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं एट इट्स कॉस्ट, एंड उस कॉस्ट में क्या क्या आएगा ये समझना है हमें। चार चीजें समझनी है। एक, उसके कॉस्ट में क्या क्या आएगा वो समझना है। वो एक आएगा परचेज प्राइस। क्या आएगा? परचेज प्राइस। ऑब्वियसली तुमने जब असेट परचेज की, उसकी परचेज प्राइस तो आएगी उसके कॉस्ट में। दूसरा आता है डीएसी। क्या आता है? डीएसी। सर ये डीएसी क्या है? पूछो सर ये डीएसी क्या है? अरे पूछो जरा। हाँ, डीएसी क्या है? अब बच्चे पूछो तो मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। डीएसी है, ध्यान देना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ओ माय गॉड, ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग द असेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इन द ऑर्डर लाइक इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। मैनेजर ने जिस तरीके से उसको इमेजिन किया था, उस कंडीशन में, उस लोकेशन में लाने के लिए जो जो खर्चे किए, क्या वो भी असेट के कॉस्ट में ऐड होते हैं? यस। तीसरा ये समझना है, धोखे से बचे, मतलब ये कॉस्ट असेट में कैपिटलाइज नहीं होंगे। कोई ऐसे एक्सपेंस होंगे वो असेट के रिलेटेड रहेंगे, बट स्टिल दे आर नॉट एडेड इन द कॉस्ट ऑफ असेट, दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड। एंड फोर्थ, स्पेशल आइटम्स जो डीएसी नहीं है, परचेस प्राइस नहीं है, फिर भी हम उसको असेट के कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो चार चीजें समझनी है। करें स्टार्ट एक एक। सो ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन हियर। तुमने असेट परचेस की, जब तुम असेट परचेस करोगे, एक्वायर करो, मैं रेडीमेड परचेस बोल रहा हूं, सेल्फ कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने एक्सचेंज का डिस्कशन किया है, अब मैं परचेस का डिस्कशन कर रहा हूं। सबसे ऑब्वियसली मेजॉरिटी क्वेश्चन तुम्हें परचेस एंड एक्वायर्ड पे ही मिलेंगे, तो ये डिस्कशन आगे ऑलमोस्ट इसमें 20-25 क्वेश्चंस अपने कवर हो जाएंगे। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन हियर। बाला ध्यान देना, जब हम असेट परचेस करते हैं, एग्जांपल हमें बाइक चाहिए, हमें कार चाहिए, जब हम शोरूम में जाते हैं तो उसकी एक परचेस प्राइस होती है, उसको एक शोरूम प्राइस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक शोरूम प्राइस। सपोज मान के चलो तुमने 10 लाख की, बाला ने 10 लाख की कितने अल्टो कितने की है बाला? 5 लाख। 6 लाख की अल्टो है, बाला को अल्टो चाहिए, तो बाला गया किधर? शोरूम में गया, तो वो बोलते कि 6 लाख रुपीज की अल्टो है। कितने की? 6 लाख। अभी 6 लाख में क्या क्या आ गया? उसकी परचेस प्राइस आ गई, प्लस ध्यान देना, राइट, अगर वो असेट इंपोर्ट की है तो इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होगी, प्लस जीएसटी ऐड होगा। अगर वो जीएसटी का सेट ऑफ नहीं मिलता है तो जितना रिफंडेबल जीएसटी है, जिसका उसका क्रेडिट अलाउड है, दैट इज नॉट द कॉस्ट। अब इतना तो तुम्हें जीएसटी पता है, इफ क्रेडिट इज अलाउड इट इज नॉट द कॉस्ट। अब फिक्स असेट के केस में 100% क्रेडिट नहीं होता है, तुम्हें पता होगा, आई थिंक हाफ करते हैं ना कुछ। तो जीएसटी के केस, जीएसटी का क्रेडिट पता है फिक्स असेट का कितना होता है? अभी नहीं, बट ध्यान देना, इनपुट तो समझ में आ गया। सो इट इज नॉट योर कॉस्ट। सो ध्यान देना, परचेस प्राइस में क्या आएगा, मैं फर्स्ट कंपोनेंट डिस्कस कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट एक्वायर्ड और परचेस का। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट? क्या कॉस्ट में आएगा? फर्स्ट आएगा परचेस प्राइस। व्हाट इज द परचेस प्राइस? इट्स परचेस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी, और जिसको रिबेट बोलते हैं, प्लस इंपोर्ट ड्यूटी अगर आपने इंपोर्ट किया होगा, प्लस जीएसटी पेड इफ क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, या जो गवर्नमेंट रिफंड नहीं करेगी वो वाला। अरे ऐसा नो, कौन है बोला? रेवा को क्या हो गया? रेवा क्या हो गया? यस, मुझे लगा ऐसे बाहर से लेक्चर अटेंड कर रही है। नहीं, वो मम्मी को छोड़ने गई थी। अच्छा ठीक है, करें स्टार्ट मैडम। फर्स्ट लिख लेना एवरीवन हियर। इफ एनी इन राइट, इफ एंटिटी परचेस एनी असेट, ये उसमें लिखना है मेन इसमें। इफ एंटिटी परचेसेस एनी असेट, ध्यान देना,
if entity purchases any asset, right, then it should be initially recognized at cost. Then it should be initially recognized at cost. Recognized at cost. सर आपने एक्सचेंज में बोला था, बट एक्सचेंज में कॉस्ट अलग थी. एक्सचेंज में कॉस्ट अलग थी. फर्स्ट प्रेफरेंस कमर्शियल सब्सटेंस में व्हाट आर द कॉस्ट? फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन प्लस कैश पेड माइनस कैश रिसीव्ड, बराबर ना. अगर वो प्रेफरेंस काम नहीं करता है तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट ऑब्टेन. एंड अगर कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द असेट? न्यू असेट, इट्स बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड असेट. समझ में आ रहा है क्या? अब मैं बात कर रहा हूं एक्वायर्ड के केस में. रेडीमेड असेट परचेस कर रहे हैं हम, रेडीमेड असेट परचेस कर रहे हैं, ध्यान देना. तो उस केस में उसके कॉस्ट में क्या क्या आएगा लिख लेना. एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट, परचेस प्राइस. First is purchase price. Second is DAC. What is DAC? Directly attributable cost. Directly attributable cost. तीसरा, धोखे से बचे, मतलब कॉस्ट विच शुड नॉट बी इंक्लूडेड, नॉट टू बी इंक्लूडेड. एंड फोर्थ, सम स्पेशल आइटम्स. इवन दो इट इज नॉट परचेज प्राइस, इट इज नॉट DAC, स्टिल it is including the cost of asset. It is still including the cost of asset. अरे यस और नो, देखेंगे वो कौन से आइटम्स होते हैं. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग. क्या डिस्कस कर रहे बोलो मुझे, राइट? लिख लेना, राइट? परचेस प्राइस. करें स्टार्ट. फर्स्ट, इसका फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज परचेस प्राइस? परचेस प्राइस में क्या क्या आएगा? एकदम सिंपल है. इट्स प्राइस प्राइस आएगी, और क्या आएगा मैडम? ऐड, या पहले माइनस करो, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट. ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट. असेट परचेस की. बाला को ऑल्टो चाहिए. बाला गया शोरूम में, शोरूम वालों को पूछा कि ऑल्टो कितने की, उसने बोला 6 लाख. बाला ने उसके साथ बहुत बार्गेनिंग की, बहुत बार्गेनिंग की, बहुत बार्गेनिंग की. उसने 5,80,000 कर दिया. कितनी प्राइस कर दी उसने? 5,80,000 प्लस. अगर बाला वो इंपोर्ट करता है ऑल्टो, हो सकता है ना हो भी सकता है ना, इंपोर्ट कर सकता है, मान के चलो. तो उस केस में क्या लगेगा? इंपोर्ट ड्यूटी. पता है ना, इंपोर्ट ड्यूटी इज कॉस्ट ऑफ द असेट. इंपोर्ट ड्यूटी इज कॉस्ट ऑफ द असेट. ऑब्वियसली वो डॉलर्स में होगा, उसको हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे. इंपोर्ट ड्यूटी समझ में आ रहा है क्या? प्लस GST. मैडम GST कौन सा? नॉन रिफंडेबल, मतलब जिसका ITC अलाउड नहीं है, नॉन रिफंडेबल. दिस इज परचेस प्राइस. दिस इज परचेस प्राइस. कोई बड़ी बात है क्या? जो असेट परचेस कर रहे हो उसकी परचेस प्राइस ढूंढ ली. सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट इज परचेस प्राइस. बी, कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू असेट. लिखे
देन लिख लेना, कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, cost directly attributable, right, cost directly attributable to bringing the asset to present condition and location and location, and to make it ready for use. मैडम वर्डिंग क्या है? मेक इट रेडी फॉर यूज एंड नॉट पुट टू यूज, एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट में सोचा था वैसे, एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट. एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट. एग्जाम्पल ध्यान देना कैसे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. All those costs which are attributable to the bringing the asset to the present condition and location, and to bring the asset in its, like, to make it ready for use, to make it ready for use as intended by the management. मतलब क्या ध्यान देना, सपोज बाला ने अल्टो परचेस की. बाला दिख रही क्या अल्टो? बाला ने अल्टो परचेस की. बाला अल्टो दिख रही है. अब बाला क्या बोलता है, ध्यान देना, दिस इज द अल्टो ऑफ बाला. अब बाला बोलता है कि इसको ऊपर, राइट, सामान रखने के लिए बाला ने क्या लगा दिया ऊपर, कैरेज. बाला बोलता है कि ध्यान देना, थोड़ा इसको है ना गोल्डन ऐसे पट्टी लगाना है क्योंकि थोड़ा अच्छा दिखेगा. ध्यान देना, बाला बोलता है थोड़े लाइट्स भी थोड़े अलग अलग लगाने. ध्यान देना, बाला बोलता है कि राइट, ये जो टायर्स है उसको भी थोड़ा अलॉय वगैरह, अलॉय व्हील वगैरह करवाने. ध्यान देना. हाँ, एक मिनट ध्यान देना. तो मुझे बोलो, क्या ये सब खर्चा, ऊपर कैरेज लगाने का खर्चा, ये गोल्डन प्लेट लगाने का खर्चा, ये टायर को उसने कुछ करवा दिया, थोड़ा पर उसने एक्सेसरीज लगा दिए, क्या ये सब खर्चा, मुझे बोलो, क्या असेट के कॉस्ट में ऐड किया जाएगा? यस, क्योंकि बाला को इंटेंडेड है. बाला बोलता है, जब तक बाला बोलता है ये छोटे पहिए, मुझे थोड़े बड़े पहिए चाहिए, तो उसने बाला ने राइट, बाला बोलता है बाला बोलता है कि राइट, वो जहां पे चलाता है रोड इतने अच्छे नहीं, तो बाला बोलता है छोटे टायर्स नहीं, थोड़े बड़े टायर चाहिए, तो उसने टायर्स वगैरह चेंज किए. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. सो व्हाट आई मीन, अब इसके लिए ध्यान देना मैडम, बाला ने कितने में कार बार्गिन की थी? 5,80,000, और उसने ये सब चेंजेस करने के लिए बोला, कैरेज, ध्यान दो, कैरेज लगाने को बोला, ये रेड एक गोल्डन टेप लगाने को बोला, यहाँ पे उसने टायर्स में चेंजेस करने को बोला, थोड़ा फर लाइट्स वगैरह चेंज करने को बोला. उसके लिए उसको मान के चलो 50,000 रुपीज का खर्चा आया. कितने का? 50,000 रुपीज. इमेजिन करो, क्या विल दिस बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट? यस, बिकॉज इट इज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट. वो बोलता है जब तक ये नहीं होगा मैं तब तक गाड़ी नहीं चलाऊंगा, तो उसके दिमाग में वो है, उसके इंटेंशन में वैसे. बट कोई दूसरा है, मान के चलो मुत्ताजी है, मुत्ताजी को भी अल्टो लेनी, वो बोलता है बाला ने अल्टो ली तो मैं भी लूंगा. ध्यान देना, उसने भी क्या ली? अल्टो ली. उसको ध्यान देना, 6 लाख रुपीज में अल्टो गिरी, उसने बार्गेनिंग नहीं किया, उसने 6 लाख में अल्टो ली. ध्यान देना, इधर ध्यान दो. बट वो बोलता है मुझे कैरेज नहीं लगाना है,
मुझे ऊपर कैरेज की जरूरत नहीं, ना ही मुझे गोल्डन प्लेट, ना ही मुझे टायर चेंज करने हैं। बोलता है मुझे कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना नहीं है, मैं गाड़ी वैसे के वैसे चलाऊंगा। तो अब मुझे बोलो, कोई बोलेगा सर एक कैरेज, 12 ने जो कैरेज लगाने को बोला, टायर चेंज करने को बोला, लाइट्स बड़े लगाने को बोला, सर इसके सिवा भी गाड़ी चल सकती थी ना। ये जो 12 ने 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चा किया, उसके सिवा भी गाड़ी चल सकती है, चल सकती नहीं चल सकती? क्या वो एक्चुअली कॉस्ट जरूरी है गाड़ी चलाने के लिए? नहीं। तो उसको कैपिटलाइज करना ही नहीं करना, ये क्वेश्चन है। दोनों फर्क समझ में आ गया? मुत्ताजी ने जो गाड़ी ली, सेम गाड़ी ली, बट उसने वो सब खर्चे किया गया नहीं, तो भी मुत्ताजी गाड़ी चला सकता है। एंड बाला ने उसमें चेंजेस किए, तो भी बाला गाड़ी चला सकता है। बट फिर क्या ये 50,000 रुपीज असेट में ऐड होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ध्यान देना, मुत्ताजी का इंटेंशन था कि उसको उन सब चीजों के बिना गाड़ी चलानी है। तो एज पर हिज इंटेंशन उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 6 लाख। उसका जो इंटेंशन है उस वैसे एसेट करनी है, तो उसको लगा उसकी जरूरत नहीं है, तो उसने वो चीजें की नहीं, तो उसके लिए वो कॉस्ट इन करने की, तो उसके लिए वो कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। बट बाला के दिमाग में था कि ऊपर कैरेज लगाएगा, राइट, फिर हॉर्न बड़े बड़े लगाएगा वो, राइट, राइट। अरे ये वाला नहीं क्या वो होता, देखा नहीं क्या तुमने? हाँ, भोंगा भोंगा, राइट। तो बाला बोलता है कि उसके सिवा मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मुझे बड़े टायर चाहिए, तो ही मैं गाड़ी चलाऊंगा। ध्यान देना, तो कोई बोल सकता है, इधर ध्यान देना, सर ये 50,000 का क्या जरूरत थी, इसके सिवा भी गाड़ी चल सकती थी, बट दैट वाज नॉट व्हाट इंटेंडेड बाय बाला। तो ओनर जब गाड़ी ले रहा है तो उसके इंटेंशन में क्या है वो देखो ना। सो क्या ये इंटेंडेड कॉस्ट है? यस। जिस उसने जो सोचा था, जिस फॉर्म में गाड़ी चाहिए थी, उस फॉर्म में गाड़ी लाने के लिए जो खर्चा करना पड़ा, वो हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो ये मत सोचो वो खर्चा जरूरी है नहीं है, ये सोचो क्या जिस जो व्हाट वाज इंटेंडेड, क्या उस फॉर्म में गाड़ी लाने के लिए खर्चा करना पड़ा? यस। तो आई विल से दैट विल बी कैपिटलाइज्ड। समझा क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट? आई होप दिस इज क्लियर। समझा क्या? इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। अरे यस और नो? ध्यान देना। अब तो कौन से खर्चे इसमें आएंगे? All those costs which are directly attributable to bring the asset to present condition and location as intended by management. So management कुछ ऐसे खर्चे कर सकती है जिसके वजह से उनको जिस फॉर्म में असेट चाहिए, जिस टाइप में असेट चाहिए, वो लाने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा, वो सब खर्चा कैपिटलाइज किया जाएगा। अरे ऐसा नो, कोई बोलेगा सर इस खर्चे की क्या जरूरत है, वैसे भी असेट यूज कर सकते हो। हाँ, वैसे भी असेट यूज कर सकते हो, बट इट वॉज नॉट वॉट इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के इंटेंशन में जो असेट के फॉर्म होना चाहिए, उस फॉर्म में अगर असेट को लाना है तो जो खर्चे करने पड़े एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ असेट, वो सब कैपिटलाइज किए जाएंगे। आई होप यहां तक समझाएगा। असेट पुट टू यूज या मेक रेडी फॉर यूज? रेडी फॉर यूज। अरे ऐसा नो? तो अब लिख लेना एग्जांपल्स। इसमें लिखो एग्जांपल्स, लिखो एग्जांपल्स। फर्स्ट, ये एग्जांपल्स पता ही होने चाहिए। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, cost of employee benefit which are directly right, cost of employee benefits which are लिखने की जगह who are होना चाहिए, who are directly working on PP to make it ready for use, ready for use। याद है हमने मशीन परचेस की और कोई लेबर उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, सो वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। वो लेबर क्यों काम कर रहे हैं, उनको हम वेजेस क्यों दे रहे हैं? हम उनको वेजेस क्यों दे रहे हैं? हम उनको वेजेस इसलिए दे रहे हैं सो दैट दे कैन ब्रिंग द असेट इन इट्स useful condition as intended by management. Are you getting my point? So याद है ना, wages ब्रैकेट में लिखना, wages paid for installation of machinery,
उस पे ब्रैकेट में लिख लेना वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स हु आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन पीपीई टू मेक इट रेडी फॉर say intended use, word is intended, for intended use. अच्छा, ये इंटेंडेड यूज मतलब ये जो इंटेंशन है किसकी बात हो रही है? मैनेजमेंट. एग्जांपल, बाला ने कार ले ली, नहीं ऑल्टो ले ली. बाला ने क्या क्या चेंजेस किए थे? 5,80,000 में कार ली थी. बाला की इंटेंशन में क्या था कि ऊपर कैरेज होना चाहिए, तो बाला ने कैरेज लगवा के लिया. बाला को लगा कि टायर बड़े होने चाहिए, तो उसने टायर चेंज करवा के बड़े वाले टायर्स लगवा लिए. बाला को चाहिए था कि गोल्डन एक स्ट्रिप होनी चाहिए चारों साइड पे, तो बाला ने गोल्डन स्ट्रिप लगवा ली. बाला को लगा कि भोंगा चाहिए, तो बाला ने एक भोंगा लगवा लिया उधर. जान देना, लाइट्स थोड़े उसने झगमग करवा दिए. समझ में आ रहा है क्या? और राइट, अल्लाह उसने बोला कि जो टायर है ना, टायर उसमें उसने भी कलरिंग करवा ली. अब बाला क्या बोलता है? ध्यान देना, बाला बोलता है इधर ध्यान दो, बाला बोलता है कलर चेंज करना है गाड़ी का, तो बाला पेंटिंग करवा के लेता है. अब ये पेंटिंग करने के लिए उसने लेबर को पैसे दिए. ही पेड वेजेस टू लेबर टू गेट द कार पेंटेड. उसके दिमाग में था उसको कलर, कुछ ऐसा कलर, एकदम जबरदस्त कलर बोलो तुम मुझे, पिंक, उसको पिंक कलर चाहिए था. बाला बोलता है कि उसको पिंक कलर चाहिए, बट मार्केट में पिंक कलर था ही नहीं. तो बाला ने फिर एक लेबर को बुलाया, बोला ये ले ले कलर और मार दे कलर. उसने कार को पिंक कलर पेंट करवा लिया. अब उसके लिए कलर की कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी एंड या उस लेबर ने पैसे लगाए, क्या वो वेजेस भी कैपिटलाइज होंगे? हाँ, क्योंकि वो वेजेस क्यों दे रहा है? राइट, वो वेजेस किस पे काम कर रहा है? मशीन पे काम कर रहा है. क्यों मशीन पे काम कर रहा है? टू ब्रिंग इट इन, लाइक कौन से कंडीशन मैडम? रेडी फॉर यूज एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट. अरे समझा क्या? अरे ऐसा नो, समझ में आ रहा है क्या? अब तुम बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत थी, मुत्ताजी वैसे गाड़ी भगा रहा है, वैसे गाड़ी भगा रहा है. राइट, क्या जरूरत थी? ये खर्चा बाला क्यों कर रहा है? बाला का इंटेंशन है कि वो गाड़ी वैसे ही चाहिए, तो उस इंटेंशन के हिसाब से जो जो खर्चा होगा वो सब खर्चा कैपिटलाइज किया जाएगा. मुत्ता के इंटेंशन में वो नहीं है, तो मुत्ता खर्चे कर ही नहीं रहे, तो उसके खर्चे वो कैपिटलाइज किए जाएंगे क्या? नहीं. अरे समझा नहीं समझा? क्या बोला? सो इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन के हिसाब से होना चाहिए. बी, सेकंड लिख लेना. ए लिखो वाला सेकंड. इसका एग्जांपल होता है ऊपर वाले का, राइट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. अरे याद है क्या 11th-12th में होता था? कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन. सर व्हाट इज कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन? कोई मुझे बोल सकता है क्या? साइट प्रिपरेशन, अब तुमने एक आधी मशीनरी इंपोर्ट की, फिर उस मशीनरी को आपने इंपोर्ट किया, आपको वहां पे इंस्टॉल करनी है, तो जनरली आप फाउंडेशन वगैरह बनाते हो, जगह ठीक करवाते हो, फाउंडेशन बनाते हो जिस पे आप उसको इंस्टॉल करोगे. तो वो राइट, वो जरूरी है उस एसेट को यूज करने के लिए. टू ब्रिंग इट इन यूजफुल कंडीशन, उस एसेट को आपको ठीक से रखने के लिए आपको फाउंडेशन वगैरह चाहिए, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन. क्या वो भी एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा? यस, क्योंकि इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट to its present condition and location and make it ready for use as intended by management. समझ में आ रहा है? थर्ड cost of initial delivery and handling cost. Cost of initial delivery. सपोज हमने जो मशीनरी लाई वो बॉम्बे से लाई, तो बॉम्बे से पुणे में हमारे फैक्ट्री में लाने के लिए जो खर्चा होगा, डिलीवरी कॉस्ट, क्या वो भी तुम्हारे एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा? यस. डिलीवरी जनरली आईके से अगर तुम फर्नीचर लाते हो ना, तो वो ना डिलीवरी चार्जेस एंड हैंडलिंग चार्जेस लेते हैं. हैंडलिंग चार्जेस क्यों? बिकॉज वो थोड़े केयर से हैंडल करना होता है, तो उसके लिए वो पैसे लेते हैं. तुमने फर्नीचर मंगवाया आईकिया से, पता है ना आईकिया बॉम्बे में, राइट, तो तुमने आईकिया से फर्नीचर मंगवाया, तो वो डिलीवरी चार्जेस एंड हैंडलिंग चार्जेस लेते हैं. फर्नीचर के कॉस्ट में वो डिलीवरी चार्जेस भी ऐड होंगे एंड हैंडलिंग चार्जेस भी ऐड होंगे.
cost of initial delivery, right? Cost of initial delivery and handling cost of PP. Handling cost of PP. ये सब इनिशियल रिकॉग्निशन की बात हो रही है. इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब हम असेट क्या कर रहे हैं, बोलो मुझे. हम असेट परचेस कर रहे हैं. अरे यस और नो. नेक्स्ट, फिर इंस्टॉलेशन ऑफ पीपी, कॉस्ट इंकर्ड फॉर इंस्टॉलेशन, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पीपी और असेंबली ऑफ पीपी, और असेंबली ऑफ पीपी. असेंबली मतलब असेंबल करना उसको, बराबर, ऑफ पीपी. वो नहीं करोगे तो हम उसको एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट उस कंडीशन में लेके नहीं आ सकते. रेडी फॉर यूज करना है, रेडी फॉर यूज, ना कि पुट टू यूज. आगे, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग और ट्रायल रन. कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग और ट्रायल रन. ध्यान देना, तुम कोई एसेट इंस्टॉल करते हो, तुमने एसेट परचेस की, फिर उसको इंस्टॉल किया. डायरेक्टली प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता है. पहले आप चेक करते हो कि क्या एसेट जैसे तुमने डिसाइड किया था वैसे यूज हो रही नहीं हो रही है, वैसे चल रही नहीं चल रही है. तो आप क्या करोगे, मटेरियल परचेस करोगे, लेबर काम पे लगाओगे. वो है ना 2-3 दिन उस पर क्या करेंगे, उस मशीन पे ट्रायल करते रहेंगे कि जिस फॉर्म में हमें आउटपुट चाहिए क्या उस फॉर्म में आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है. ध्यान देना. सो वो जो मटेरियल तुमने खर्च किया, राइट, परचेस किया ट्रायल रन के लिए, जो लेबर काम करे ट्रायल रन के लिए, वो मशीन पे काम करे, वो मशीन पे ट्रायल कर रहे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. वो सब खर्चे कैपिटलाइज किए जाएंगे. तो ट्रायल रन के खर्चे कैपिटलाइज किए जाएंगे, टेस्टिंग के खर्चे कैपिटलाइज किए जाएंगे. क्योंकि जब तक वो ट्रायल रन नहीं होगा, वो टेस्टिंग नहीं होगा, तब तक हम नहीं बोल सकते कि असेट इज ब्रिंग इन द कंडीशन एज इंटेंडेड बाय होम मैनेजमेंट. आर गेटिंग माय पॉइंट. एंड कभी कभी क्या होता है ना, ट्रायल रन में जो आउटपुट बनता है वो परफेक्ट आउटपुट नहीं होता है, बिकॉज आप टेस्ट कर रहे हो. उस आउटपुट को आप सस्ते रेट में बेच देते हो, स्क्रैप वगैरह बोल के बेच देते हो. उससे जो प्रोसेस आएंगे दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट. नेट ऑफ, ब्रैकेट में लिखना, नेट ऑफ प्रोसेस. टेस्टिंग में जो आउटपुट बनेगा, टेस्टिंग में जो आउटपुट बनेगा, मैडम ध्यान देना, उस आउटपुट को आप मार्केट में बेचोगे. ऑब्वियसली आप फेयर प्राइस पे नहीं बेचोगे, आप डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचोगे, क्योंकि वो परफेक्ट आउटपुट नहीं है. उससे जो पैसे मिलेंगे टू दैट एक्सटेंट दैट कॉस्ट विल रिड्यूस. नेट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ आउटकम, आउटपुट. बाला बोलता है कि सर, बाला बोलता है मैं डोमिनोज के, बाला ने क्या ले ली, फ्रेंचाइजी ले ली. तो बाला बोलता है कि यहाँ पे उसने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ली, तो उसने डोमिनोज से एक मशीन आ गई उसको, वो लोगों ने मशीन भेजी, वो मशीन बेचते हैं. वो मशीन या तूने उनसे परचेस की, उनसे ही तू मशीन लेता है. तो यहाँ पे मशीन आ गई तेरे शॉप में, तूने उसको इंस्टॉल किया. अब तू क्या करता है, पहले एक आधे दिन तू पिज्जाज बना रहा है, पिज्जाज बना रहा है. समझ में आ रहा है क्या? तो बाला मटेरियल बाय कर रहा है, वो लेबर काम कर रहा है उस पर टेस्टिंग पे. समझ में आ रहा है? उसने बहुत सारे मटेरियल लिया होगा, तो मटेरियल, लेबर, वो सब खर्चे टेस्टिंग के लिए क्या वो कैपिटलाइज किए जाएंगे? यस. और पिज्जा बन रहे, पिज्जा बन रहे, पिज्जा बन रहे. बाला बोल रहा है क्या चल रहा है यार, राइट. बट देख रहा है कि किधर पिज्जा, राइट, ठीक से बना नहीं है, राइट, कच्चा है वगैरह. तो जिस स्टेज में तुझे पिज्जा चाहिए, तू मशीन को एडजस्ट कर रहा है वैसे. समझ में आ रहा है? उसका फंक्शनिंग रहेगा कुछ ना कुछ, उसका सेटअप रहेगा. तो बाला चेक कर रहा है कि क्या कम हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है. बाला ट्राई कर रहा है. एंड फिर हुआ क्या, अब बाला बोल रहा है पिज्जा बनी रहे, पिज्जा बनी रहे, अब इसका क्या करे. तो बाला को उधर छोटे बच्चे दिखते हैं स्कूल वाले, बाला उनको बोलता है इधर आओ, इधर आओ. बच्चे भी देखते हैं, अरे डोमिनोज खुला है, डोमिनोज खुला है. बाला बोलता है इधर आओ, इधर आओ. बाला बोलता है पिज्जा चाहिए, वो बोलते हैं हाँ, राइट. बट बोलते हैं हमारे पास 100-200 रुपीज नहीं. बाला बोलते मैं 5-5, 10-10 रुपए में तुम्हें पिज्जा देता हूँ. बाला को लगता है क्या बच्चों को पता चलेगा ये पिज्जा इतने क्वालिटी वाले नहीं है, फाइनल आउटपुट नहीं है, टेस्टिंग वाले. बाला उनको पिज्जा 5-5 रुपए में चिपका देता है.
उससे बाला को 500,000 रुपए आ गए। समझ में आ रहा है? तो क्या वो 500,000 रुपए जो मिले टेस्टिंग में, ट्रायल रन में, आउटपुट जो बना वो फाइनल आउटपुट नहीं था। बाला ने उसको बच्चों को, छोटे बच्चों को चिपका दिया, उनसे 5-5 रुपए लिए बाला ने, राइट। उससे 1,000-2,000 रुपए जो आए बाला को, क्या ये टेस्टिंग के कॉस्ट से माइनस होगा? यस। अरे समझा क्या बाला? अरे यस और नो? सो ध्यान देना, जब तुम, राइट, ध्यान देना, जब तुम ट्रायल रन में या जब तुम टेस्टिंग में एसेट टेस्ट कर रहे हो, ट्रायल कर रहे हो उस पे, तो जो खर्चे होते हैं ना, वो खर्चे भी क्या किए जाएंगे? कैपिटलाइज किए जाएंगे। अरे यस और नो? नंबर 6, तो मैंने बाला ने जो पिज्जा से बच्चों से पैसे लिए थे उसको मैंने क्या किया? माइनस किया, नेट ऑफ प्रोसीड्स बोला है मैंने। समझा क्या? आगे प्रोफेशनल और कंसल्टेंट एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल और कंसल्टेंट एक्सपेंसेस, ये वाला ध्यान दे। अब कभी कभी क्या होता है ना, हम ये सब जो सेटअप वगैरह कर रहे होते हैं, मशीन वगैरह परचेस कर रहे होते हैं, इसमें एक प्रोफेशनल होता है, कंसल्टेंट होता है, जो हमें हर चीज में क्या करता है? गाइड करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहता है, राइट। क्या उसकी फीस भी कैपिटलाइज की जाएगी? यस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये सब एक्सपेंसेस है जिनको मैं बोलूंगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। दिस कॉस्ट इज इंकर्ड बाय द company, is incurred by the entity, right, when asset is purchased, so that that asset can be bring in the present condition and location to make it ready for use as intended by management. अरे yes or no? So this cost is necessary, this cost is necessary. क्या उसको भी हम cost of the asset में ऐड करेंगे? तो what is the cost of the asset? Purchase price plus directly attributable cost. अरे yes or no? Next, number C, the cost which is should not be added in the cost of asset. लिख लेना, following costs are not included in the cost of asset. Following cost are not included in, बोलो मुझे, cost of PPE, are not added in the cost of PPE. कौन से ऐसे खर्चे जो PPE के इसमें ऐड नहीं होंगे? फर्स्ट, बाला ने अब अल्टो लाई, क्या क्या चेंजेस किए उसने? अभी तक कॉस्ट में क्या आया? ध्यान देना, अभी तक कॉस्ट में उसकी परचेस प्राइस आई, वो कितनी आई? 5,80,000। वो 5,80,000 कैसे आई? उसकी परचेस प्राइस माइनस रिबेट और ट्रेड डिस्काउंट प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस जीएसटी। फिर बाला ने बोला कि यार मुझे ऐसे कार नहीं चलानी है, मुझे उसको चेंजेस करने हैं। तो बाला ने उस पर ऊपर क्या लगाया? राइट, कैरेज लगाया। सनरूफ नहीं, बाला को सनरूफ नहीं चाहिए, उसको कैरेज चाहिए। तो उसने ऊपर राइट, हाँ ध्यान देना, उसने ऊपर कैरेज लगाया, उसने टायर चेंज किए, हेडलाइट चेंज किया। समझ में आ रहा है क्या? अरे ऐसा नो, भोंगा वगैरह लगाया। और फिर बाला को लगा कि यार कलर उसको पिंक चाहिए था, तो बाला बोलता है पिंक कलर तो नहीं था। तो फिर बाला एक लेबर के पास गया, उसको बोला ये ले ले पिंक कलर और इसको कलर कर दे। उसने गाड़ी को पिंक कलर करवा लिया। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अरे समझेगा मतलब तुम्हें मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं। तो अब उसने गाड़ी पिंक कलर करवा दी, अब बोल रहा है गाड़ी रेडी फॉर यूज है। अब वो खुश हो गया, जो मैंने सोचा था एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में गाड़ी है। अब बाला वो गाड़ी लेके डायरेक्टली मंदिर जाता है। किधर जाता है? मंदिर। अब मंदिर जाता है, ध्यान देना, बाला मंदिर के सामने उधर 2-3 नारियल लेता है, फोड़ देता है, गाड़ी पे नहीं, ठीक है। ध्यान देना, उधर है ना वो उधर पुजारी है, उसको बुलाता है, बोलता है कि राइट नई गाड़ी ली है, राइट जैसे मैंने सोचा था एग्जैक्टली उसी कंडीशन में। अरे यस नो? तो वहां पे ध्यान देना, बाला ने वो उसका पूजा वगैरह करवा ली, राइट। उस पुजारी को उसने 2,000 रुपए दिए, बोले ले लो 2,000 रुपए गाड़ी का, अच्छा राइट पूजा कर लेना। उसने स्वीट्स लिए, वहां पे जितने भी लोग थे उनको स्वीट्स दिए। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। फिर बाला ने राइट नारियल वगैरह परचेस किया,
मुझे बोलो इन सब चीजों का, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या ये सब चीजें अभी जो मैंने बोला, स्वीट्स, ये पुजारी का 2000 रुपए या नारियल का वगैरह, क्या ये सब खर्चा जरूरी है टू ब्रिंग द असेट इन द प्रेजेंट कंडीशन? नो। रेडी फॉर यूज के लिए खर्चा जरूरी है क्या? नहीं। ये कभी भी ऐड होगा क्या? नहीं होगा। तो लिख लेना पूजा, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पूजा। ए बाला लिख। या बाला ने मुहूर्त निकाला, पहले क्या किया, डायरेक्टली गाड़ी लेके एक ज्योतिष के पास गया, बोलता है कि इसको पूजा कब करनी, बोलो इनॉग्रेशन कब करना है गाड़ी का, तो उसके लिए उसने 500 रुपए उसको दिए। समझ में आ रहा है? तो मुहूर्त निकालने के खर्चे नहीं होते। अरे समझा क्या? पूजा, मुहूर्त, ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी, आपने बोला कि बड़ा उद्घाटन करेंगे गाड़ी का, उसके लिए बाला ने 2-3 हजार रुपए खर्च किए, नहीं होता है क्या? ओपनिंग सेरेमनी, ध्यान देना, राइट, एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। तो होता क्या है जनरली, ध्यान देना, तुमने फैक्ट्री इंस्टॉल की या फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट की, मान के चलो आपने फैक्ट्री वगैरह बनाई, कंस्ट्रक्ट की या आपने परचेस की, और फिर आपने मोदी जी को बुलाया, मोदी जी आए अलॉन्ग विद कैमरामैन एवरीवन, ठीक है, ध्यान देना, राइट। क्या बोल रहा ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो सब खर्चा क्या कैपिटलाइज होगा एसेट में? नहीं। मोदी जी नहीं आते तो भी इट वॉज इन रेडी फॉर यूज कंडीशन। समझ में आ रहा है क्या? यस। सेकंड लिख लेना, कॉस्ट ऑफ, अरे बट वो दैट इज नॉट राइट नेसेसरी टू ब्रिंग द असेट टू द प्रेजेंट कंडीशन लोकेशन, इसलिए उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, वो एक्सपेंस आउट होगा, पीएनएल में जाएगा, वो असेट में नहीं जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट, टू न्यू मार्केट। एडवर्टाइजमेंट को कैसे कैपिटलाइज करेगा भाई? नहीं सर, अगर अभी सपोज प्रोजेक्ट क्लियर रहेगा, कौन से प्रोजेक्ट भाई? मैं वही बोल रहा हूँ, यही तो फंस जाता है कि तू बोल रहा है कि सर मैं नई मशीन परचेस कर रहा हूँ, नई मशीन एक्वायर कर रहा हूँ, नई मशीन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, एंड तू उसके लिए एडवर्टाइज कर रहा है कि चलो हमारे इधर ही आएगा, ये प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे वगैरह। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज नेवर एवर कैपिटलाइज्ड। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यही लिख ले इधर, धोखे से बचे, लिख भाई, धोखे से बचे भाई। कल तू एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करके आएगा, कभी नहीं करना है, ध्यान देना, धोखे से बचे। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट टू न्यू मार्केट, दैट इज लिख लेना लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। कभी भी याद रखना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे, दिमाग में डाल देना, हम कभी भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। देन थर्ड, मैडम ध्यान दो, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, कभी भी नहीं। एग्जाम्पल, तुमने उस पीपीई के बाजू में एक सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया उस पर ध्यान देने के लिए, पीपीई पे, क्या उसकी सैलरी कैपिटलाइज करोगे? नहीं, कभी नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 4, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा मतलब असेट में ऐड नहीं किया जाएगा। देन cost incurred after, cost incurred after PP is ready for intended use, ready for intended use। एक बार वो इंटेंडेड यूज के लिए रेडी हो गई, उसके बाद के कोई भी खर्चे हो हम उसको
राइट, कैपिटलाइज करेंगे कॉस्ट इंकर्ड आफ्टर पीपी इज रेडी फॉर इंटेंडेड यूज बट राइट is not put to use, is not put to use, but is not put to use or partially put to use. ध्यान देना, what is my last point of capitalization? Asset is ready for use. हमने असेट रेडी फॉर यूज की और उसको एक मंथ इमेजिन करो, फर्स्ट मार्च को असेट रेडी फॉर यूज है एंड 15 मार्च को असेट पुट टू यूज हो गई, 15 दिन लगे असेट पुट टू यूज में। तो कैपिटलाइजेशन कब तक होगा मैडम? कैपिटलाइजेशन होगा टिल द असेट इज रेडी फॉर यूज एंड ये 15 दिन असेट पुट टू यूज के लिए लगे, क्या वो 15 दिन के खर्चे कैपिटलाइज होंगे? नहीं होंगे। अरे ऐसा नो, सो में याद रखना कैपिटलाइजेशन कब तक होता है? कैपिटलाइजेशन होता है टिल द असेट इज रेडी फॉर यूज एंड नॉट पुट टू यूज। अरे ऐसा नो 6 वही लिखा है, कॉस्ट इंकर्ड आफ्टर पीपी इज रेडी फॉर यूज बट इज नॉट पुट टू यूज और लाइक पार्शियली पुट टू यूज, उसके बाद के खर्चे। ऑपरेटिंग लॉसेस, इसको वीएमपी करके रखो, ऑपरेटिंग लॉसेस और एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ एंटिटी, चाहे वो असेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तब के है, चाहे वो असेट आप रेडी फॉर यूज कर रहे हो तब के है या उसके बाद के। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कभी भी कैपिटलाइज नहीं किए जाएंगे, ऑपरेटिंग लॉसेस कभी भी कैपिटलाइज नहीं किए जाएंगे, चाहे वो रेडी फॉर यूज वाले रहे या रेडी फॉर यूज के बाद वाले रहे। क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस असेट के लिए नहीं किए जाते, वो नॉर्मल एक्टिविटी रन करने के लिए किए जाते हैं, नाम ही है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वो असेट को रेडी फॉर यूज के लिए नहीं किए जाते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो जब कभी भी तुम्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया होगा क्वेश्चन में, नेवर एवर कैपिटलाइज, चाहे वो असेट रेडी फॉर यूज के पहले के हो या असेट रेडी फॉर यूज के बाद वाले हो। बाद वाले तो वैसे भी कैपिटलाइज नहीं होगा, पहले वाले भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैपिटलाइज नहीं होंगे। और लॉसेस ऑफ एंटिटी 7 स्टाफ ट्रेनिंग। तुम स्टाफ को ट्रेन कर रहे हो असेट यूज करने के लिए, तुम असेट को ट्रेन कर रहे हो तो बात अलग है। होता है एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यू ट्रेन द असेट, तो वो ट्रेनिंग का खर्चा असेट में ऐड होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यू ट्रेन द असेट, तो असेट को ट्रेन करने का खर्चा कैपिटलाइज होगा, बट लेबर को ट्रेन करने का खर्चा असेट में ऐड नहीं होगा। लेबर को ट्रेन करने का खर्चा बोलो मुझे असेट में ऐड होगा क्या? नहीं होगा। सो स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस are never ever capitalized। 8 ध्यान देना, 8 रीलोकेशन एक्सपेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। रीलोकेशन एक्सपेंस लिख लेना, रीलोकेशन एक्सपेंस, रीलोकेशन एक्सपेंस, रीलोकेशन राइट एक्सपेंसेस ऑफ पीपी। एग्जाम्पल ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूट का, वही बोल रहा हूं। क्या हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी लैंड एंड बिल्डिंग है, हमें लगता है कि उसको हम थोड़ा रिनोवेट करेंगे, थोड़ा फर चेंज करेंगे, अच्छा खासा चेंज करेंगे, इसलिए वहां पे जो एग्जिस्टिंग आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, टेम्पररी आप एक रेंटेड प्रीमाइसेस में शिफ्ट करते हो। आप बोलते हो चलो 2-3 मंथ लगेंगे ये पूरा काम होने के लिए, तो मीनवाइल बिजनेस तो बंद नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपके जो प्लांट एंड मशीनरीज थे जो आपके बिल्डिंग में थे, आपने उनको शिफ्ट किया एक रेंटेड प्रीमाइसेस में। ध्यान देना, आपने कहां पे शिफ्ट किया? रेंटेड प्रीमाइसेस में।
और फिर आपने बोला कि इस एग्जिस्टिंग लैंड एंड बिल्डिंग को थोड़ा ठीक से रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, रिनोवेशन अच्छा से करेंगे, ओवरऑलिंग करेंगे, जिसकी वजह से हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अब तुमने जो प्लांट एंड मशीनरी, एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी को वहां से शिफ्ट किया, रिलोकेट किया रेंटेड प्रीमाइसेस में, तो वो जो खर्चा हुआ होगा शिफ्ट करने का, क्या वो कैपिटलाइज किया जाएगा? नहीं। इवन उसका जो रेंट रहेगा, 3 मंथ्स लगेंगे इस एसेट को रेडी होने के लिए, उस एसेट का, अब आपने रेंटेड प्रीमाइसेस में गए, क्या वो कैपिटलाइज किया जाएगा? नहीं, वो डे टू डे एक्सपेंस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये समझना इंपॉर्टेंट है। सो एसेट रिमूव करनी है, एसेट रिलोकेट करनी है, उसकी कॉस्ट कभी भी, ध्यान देना, तुम एसेट बाय कर रहे हो तो वो डिलीवरी कॉस्ट तो ऐड होगी, बट एग्जिस्टिंग एसेट है, तुम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो, क्या वो रिलोकेशन एक्सपेंस क्या कैपिटलाइज किए जाएंगे? कभी नहीं किए जाएंगे। हम मान के चलते कि उसकी वजह से कोई नई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, कुछ नया बेनिफिट क्रिएट नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड देयरफॉर वी डू नॉट कैपिटलाइज रिलोकेशन एक्सपेंसेस ऑफ एपीपी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, 9th लिख लेना, इनहेरेंट राइट, इंटरनल राइट प्रॉफिट्स, इंटरनल प्रॉफिट्स होता क्या है बहुत बार, अभी एक्चुअली इसमें नहीं आना चाहिए था, वो दूसरे इसमें आना चाहिए, बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी तो करना है। व्हाट इज इंटरनल प्रॉफिट? ध्यान देना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को, तुम्हें क्या करना था, ध्यान देना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने एसेट परचेस की, अब तुम्हें क्या करना था, उसको फाउंडेशन बनाना था जिस पे एसेट क्या की जाएगी, इंस्टॉल की जाएगी। ये फाउंडेशन बनाना है, मतलब साइट प्रिपरेशन एक्सपेंस, ये फाउंडेशन बनाना है, इसके लिए तुम्हें सीमेंट चाहिए। क्या चाहिए? सीमेंट। तो तुम्हारा ये डिपार्टमेंट है, तुम्हारी कंपनी का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, उनके पास सीमेंट ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा है, तो तुम दूसरी जगह पे बाय करने जाओगे या तुम्हारे डिपार्टमेंट ए से मंगवाओगे? तुमने डिपार्टमेंट ए से सीमेंट बैग्स मंगवाए, वो सीमेंट है ₹1,00,000 का, बट उस डिपार्टमेंट में तुम्हें बिलिंग किया ₹1,10,000 पे। ऐसे होता है, हाँ ऐसे होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑन डिपार्टमेंट प्रॉफिट ढूंढा जाता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इंसेंटिव्स होते हैं, उनके बोनस डिसाइड होते हैं उनके परफॉर्मेंस पे। तो वो क्या बोलेगा डिपार्टमेंट ए वाला, मैं तुझे सीमेंट दूंगा, अगर 1,00,000 का 1,00,000 पे दूंगा तो मेरा प्रॉफिट मार्क आएगा, तो मैं तुझे क्यों कॉस्ट पे दूं, मैं तुझे सेलिंग प्राइस पे दूं, मैं तुझे उसी प्राइस पे दूंगा जिस प्राइस पे मैं किसी और को देता। तो तुमने तुम्हारे डिपार्टमेंट से राइट सीमेंट लिया, बट 1,00,000 का कितने में मिला तुम्हें? 1,10,000। तो जब तुम इसके साइट प्रिपरेशन कॉस्ट इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट, तो तुम 1,10,000 लोगे या 1,00,000 लोगे? 1,00,000 लोगे। ये जो इंटरनल प्रॉफिट हुआ है, ये तो कंपनी का ही प्रॉफिट है, एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है, दूसरे की कॉस्ट है, क्या उसको कैपिटलाइज करोगे क्या? नहीं। बाला बोलता है मेरे पापा ने मुझे 50,000 का मोबाइल दिया और बोला ये 1,00,000 का है, बाला को 1,00,000 में बेचा, क्या घर में ऐसी चीजें बेच के प्रॉफिट कमाओगे क्या? वो रियल प्रॉफिट होता है क्या? तुमने 10,000 का मोबाइल लिया, मम्मी को 50,000 में बेचा, मम्मी ने फिर से तुझे 90,000 में बेचा, सर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट नहीं, वो इंटरनल प्रॉफिट है, एक्चुअल में प्रॉफिट है क्या? अरे एज ए एंटिटी सोचो, प्रॉफिट है क्या? तो जब तुम्हारे डिपार्टमेंट ए ने तुम्हें ना 1,00,000 का सीमेंट 1,10,000 में बेचा, तुम्हारे डिपार्टमेंट ने बेचा है टू कंस्ट्रक्ट द फाउंडेशन। तो जब तुम फाउंडेशन साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट जब तुम मशीन के कॉस्ट में ऐड करोगे, तो विल यू टेक 1,00,000 और 1,10,000? यू विल टेक 1,00,000, यू विल इग्नोर दैट इंटरनल प्रॉफिट ऑफ 10,000। आज दिमाग में गया क्या? एंड द लास्ट लिख लेना, नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट पेड ऑन डेफर्ड क्रेडिट। व्हाट इज द डेफर्ड क्रेडिट? कोई बोल सकता है? डेफर्ड क्रेडिट मतलब हमने मशीन ली और हमने मशीन वाले को बोला कि हम तुझे धीरे धीरे पेमेंट करेंगे, राइट, अभी नहीं पे करेंगे, डेफर्ड, हम पोस्टपोन कर रहे हैं, उस पर वो हमें इंटरेस्ट लगा रहा है, क्या वो इंटरेस्ट मशीन के कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं। अरे तुमने कार ली लोन पे, बाला ने जो अल्टो ली ना वो तुम्हें पता नहीं, बट वो लोन पे ली है, अब बाला वो ईएमआई पे करेगा, और ईएमआई में क्या रहेगा? इंटरेस्ट कंपोनेंट रहेगा। तो क्या वो इंटरेस्ट कंपोनेंट इज योर एसेट की कॉस्ट या इट इज ए
इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड क्रेडिट, इट्स इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड क्रेडिट। क्या वो इंटरेस्ट को तू कॉस्ट में ऐड करेगा क्या? नहीं, इट इज एन एक्सपेंस। सो इन चीजों को ध्यान देना, दीज थिंग्स आर नेवर एवर कैपिटलाइज्ड। मे बी वो असेट के रिलेटेड, मे बी वो असेट के रिलेटेड है, फिर भी हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। नहीं मतलब नहीं, कुछ भी हो जाए, क्या हम उनको कैपिटलाइज करेंगे? कभी नहीं। यहां तक क्लियर है क्या? मुझे बोलो, कंफर्म? तो क्या क्या देखा अभी तक मैडम? 3 चीजें देखी, कौन कौन सी? परचेस प्राइस, परचेस प्राइस तो इजी है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तीसरा क्या देखा? कॉस्ट विच शॉल नॉट बी इंक्लूडिंग द पीपी, एंड द लास्ट वन इज स्पेशल आइटम। लिख लेना डी, स्पेशल आइटम्स। स्पेशल आइटम्स, स्पेशल आइटम्स, करें स्टार्ट। स्पेशल आइटम, ध्यान देना। यस, लिख लेना स्पेशल आइटम में क्या क्या है, लिख लेना मैडम, ध्यान देना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये आइटम्स ऐसे जो असेट के कॉस्ट, असेट के परचेस प्राइस में भी नहीं आते, ना ही वो डीएसी है। डीएसी मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, फिर भी हम उनको कैपिटलाइज करते हैं। क्या बोला मैंने? फिर भी हम उनको क्या करते हैं? कैपिटलाइज। एग्जांपल ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। याद है ऑयल रिग का एग्जांपल? याद है ऑयल रिग का एग्जांपल? किस में किया था ऑयल रिग का एग्जांपल? AS 29 में किया था। क्या था, क्या कंडीशन थी गवर्नमेंट की? जब उन्होंने तुम्हें ऑयल रिग लगाने की परमिशन दी, उन्होंने क्या बोला था? जब तुम ऑयल रिग को रिमूव करोगे 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, जब कभी भी तुम उस ऑयल रिग को रिमूव करोगे, यू हैव टू इंकर एक्सपेंसेस टू रिमूव दैट ऑयल रिग एंड टू रिस्टोर द सी बेड। उसके लिए 20 करोड़ का खर्चा होने वाला था, इफ रिमेंबर। क्या मैंने बोला था क्या उसकी प्रोविजन करनी पड़ेगी? हाँ, अगर तुमने पास्ट इवेंट राइट हुआ है तो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट हुआ है, राइट, ध्यान देना। एक्सपेक्टेड आउटफ्लो है, एंड मैडम राइट मेजरेबल है। तो मैडम याद है मैंने बोला था प्रोविजन करनी होगी एज पर एएस। तो मैडम क्रेडिट करना है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एक्सपेंसेस एज पर एएस। एज पर एएस बोलो मुझे 29। अब मुझे बोलो ये खर्चा आज होने वाला है, 20 साल के बाद होने वाला है, तो एक्चुअली तुमने प्रेजेंट वैल्यू पे करना चाहिए या तुमने फ्यूचर वैल्यू पे करना चाहिए? लॉजिकली मुझे बोलो किस वैल्यू पे होनी चाहिए प्रोविजन? आज के वैल्यू पे होनी चाहिए, मतलब किस वैल्यू पे होनी चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू। 30 साल के बाद तुम्हें 20 करोड़ का खर्चा करना होगा टू रिमूव द ऑयल रिग एंड टू रिस्टोर द सी बेड। वो 30 साल के बाद क्या, आप ये कैसे पता चलता है? आप एक्सपर्ट को पूछते हो, उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है कि कितना खर्चा आएगा, वो बोलते हैं हाँ राइट मटेरियल का कॉस्ट ये होगा, ये होगा, मेरा भी खर्चा तब इतना होगा, सब पकड़ के 30 करोड़ 20 करोड़ होगा। उसने बोला 20 CR होगा 30 ईयर्स के बाद या 50 ईयर्स के बाद, जब उस ऑयल रिग को हम क्या करने जाएंगे? रिमूव करने जाएंगे तब। अब तुम क्या बोलते हो? तब के 20 करोड़ एक्चुअली तुमने आज के प्रेजेंट वैल्यू पे करना चाहिए, सो तुम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे उसकी प्रोविजन करोगे। प्रेजेंट वैल्यू पे तुम क्या करोगे? प्रोविजन करोगे। डेबिट किसको करोगे? क्रेडिट तो समझ में आ गया, प्रोविजन करनी है, क्रेडिट तो कर लिया, क्रेडिट तो कर लिया, लायबिलिटी दिखा दी, लायबिलिटी दिखा दी। डेबिट करना होगा पीपी को। किसको डेबिट करना होगा? पीपी, प्रेजेंट वैल्यू। तुमने लायबिलिटी दिखाई कि तुम्हें वो 20 करोड़ खर्च करने होंगे आफ्टर 30 ईयर्स और आफ्टर 50 ईयर्स, एंड टू दैट एक्सटेंट तुमने उसके डिसमेंटलिंग कॉस्ट को किस में ऐड कर दिया? एसेट के कॉस्ट में ऐड कर दिया। इट इज नॉट परचेस प्राइस, इट इज नॉट कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द राइट, इट्स नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, फिर भी इस कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे एज पर AS 10। ये कौन बोलता है? AS 10 बोलता है। तो ये आ गया तुम्हारा डी, स्पेशल आइटम। लिख लेना स्पेशल आइटम।
लिखो स्पेशल आइटम, लिखो स्पेशल आइटम, लिख लेना। इफ एनी पीपी, एवरीवन, if any PP, right, is to be decommissioned, is to be decommissioned, रत्ना आया करें, is to be decommissioned, ध्यान देना। if any PP is to be decommissioned, decommissioned or removed or right other restoration cost, other restoration cost, क्या बोला मैंने? if any PP is to be decommissioned or removed, right, or other restoration costs are to be incurred when life of the asset is over, when life of asset is over। ऑयल रिग की लाइफ 30 इयर्स थी, 50 इयर्स थी। अब वो ऑयल रिग मैडम 10-15 रुपए में नहीं मिलती है वो मैडम, राइट, कम से कम, राइट, इट इज लाइक 5-6,000 करोड़ का खर्चा होता है, और वो 30-40-50 साल तक वो आप है ना हाई सीज में उसको है ना इंस्टॉल करके रखते हो। तो जब उसको कब 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद रिमूव करोगे, जब उसकी लाइफ खत्म होगी, तो एज पर गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, आपको उसको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा और उसको रिस्टोर करना होगा सी बेड को। तो वो जो खर्चा होगा ना उसकी बात हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ एनी पीपी इज टू बी decommissioned or removed or other restoration costs are to be incurred when the life of the asset is over, then such estimated cost, एक्सपर्ट को पूछो तुम्हें बोल देगा, such estimated cost ठीक है, right, such estimated cost should be included in बोलो मुझे, cost of PPE at which value? मैडम वो जो 20 कोटी लगने वाले थे, 20 CR लगने वाले थे, आज लगने वाले थे 30 साल के एंड में लगने वाले थे, तो क्या आप उसको 20 CR पे आज बुक करोगे या आज के प्राइस पे करोगे? उसको बोलते हैं एट डिस्काउंटेड वैल्यू, एट डिस्काउंटेड वैल्यू। फिर उसको हम है ना धीरे धीरे उस लायबिलिटी को कंपाउंड करते रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो जब वो 30 साल खत्म होंगे तो लायबिलिटी 20 करोड़ की होगी, वो 20 करोड़ की लायबिलिटी 30 साल के बाद, आज मान के चलो वो आता है 5 करोड़, ओवर ए पीरियड टाइम वो कितना हो जाएगा? 20 करोड़। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी अकाउंटिंग में प्रेजेंट वैल्यू लोगे तो उसको एवरी ईयर राइट कंपाउंडिंग करना पड़ेगा। अरे यस और नो? दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट, दैट इज परचेस्ड और एक्वायर्ड एसेट। कितने पॉइंट डिस्कस किए मैडम? 4। चारों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सब इसके, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट होगा। तो क्या इंक्लूड किया जाएगा कॉस्ट ऑफ द एसेट में? बोलो मुझे, व्हाट विल द कैपिटलाइज? परचेज प्राइस, सेकंड DAC, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। परचेज प्राइस में क्या क्या आ गया? द प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटी माइनस, सॉरी ऐसे बोलता, प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस इंपोर्ट ड्यूटी इफ एनी प्लस GST फॉर विच ITC इज नॉट अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। उसमें और क्या ऐड किया जाएगा? DAC मतलब क्या? वो सब कॉस्ट क्यों इंकर किए? टू ब्रिंग द असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन।
and to bring it in useful condition. मैडम make it ready for use and not put to use. तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये समझना इंपॉर्टेंट है. दिस इज द फर्स्ट मार्च, जिस दिन असेट इज रेडी फॉर यूज. विच यूज? रेडी फॉर विच यूज? इंटेंडेड यूज. रेडी फॉर इंटेंडेड यूज. एंड फिर 15 मार्च को आपने उसको पुट टू यूज कर दिया. आपने क्या कर दिया? पुट टू यूज. क्या इस तारीख तक के एक्सपेंसेस कैपिटलाइज किए जाएंगे? यस, इस तारीख तक के एक्सपेंसेस कैपिटलाइज किए जाएंगे. डू यू एग्री विथ मी? इसके बाद के एक्सपेंसेस टिल द असेट इज रेडी फॉर यूज क्या कैपिटलाइज किए जाएंगे? नहीं. क्या इसके बाद के एक्सपेंस भी कैपिटलाइज किए जाएंगे? नहीं, एक्सेप्ट वो असेट की इफिशिएंसी बढ़ाते हैं, राइट? वो याद है ना तुम्हें, इफिशिएंसी बढ़ाते हैं, कैपेसिटी बढ़ाते हैं, या उसके वजह से, राइट, असेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट. क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट. आएंगे उस पर बाद में. अभी हम इनिशियल रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट की बात नहीं कर रहे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो मुझे. मैडम यस और नो. अरे यस और नो. एंड इवन स्पेशल आइटम में मैंने क्या बोला? अगर असेट हमें डीकमीशन करनी है, हमें रिमूव करनी है, राइट, तो उसका जो खर्चा होने वाला है, वो रिस्टोरेशन का जो खर्चा होने वाला है, कब होने वाला है? फ्यूचर में होने वाला है. उसको एस्टिमेट करके उसको डिस्काउंटेड वैल्यू पे, प्रेजेंट वैल्यू पे असेट के कॉस्ट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे. यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछो. एनीवन हैज डाउट टिल नाउ? 100% किसी को डाउट है तो पूछो. भले एक बार चेक कर, रतन आएगा क्योंकि नोट्स एक बार चेक कर. अरे ऐसा नो रतन, मैडम को पूछने को बोल कितना टाइम लगेगा, उसको फोन करने को बोल. यस. एनीवन हैज डाउट टिल नाउ? क्या हम एक दो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं? मैंने वैसे भी ग्रुप पे नोट्स शेयर किए, तब तक हम नोट्स यूज करते हैं. चलो, मैंने ग्रुप पे शेयर किया है ना? चलो, आ रहा है? अच्छा, यस. करें स्टार्ट? एवरीवन विथ मी? यस. जो कल हमने क्वेश्चन किया था वो कौन सा था, पहले वो बोलता हूं, ध्यान देना. कल एक हमने क्वेश्चन किया था, याद है? मैंने लिख के दिया था एक क्वेश्चन, ठीक है? एक मिनट. एक मिनट, मैंने इसमें से लिख के दिया था क्वेश्चन. यस. AS10, right? Okay. नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही ज़्यादा दिखेंगे. क्या क्वेश्चन नंबर 45 कल किया हमने? पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 45, चेक करो. क्या यही कल हमने किया? ABC Limited has entered into binding agreement with XYZ to buy custom made machine amounting to ₹4 लाख. सर मशीन है, मशीन बाय कर रहे हैं तो पीपी है, मैं मानता हूँ पीपी है, बट वो बुक्स में आएगी नहीं आएगी डिपेंड्स.
खाली पीपी होने से हम उसको हमारे बुक्स में पीपी दिखाएंगे ऐसे मैंडेटरी नहीं है. दो कंडीशंस, रिकॉग्निशन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. On 31st March 2020, before delivery of the machine, ABC Limited had to change its method of production. A new method will not require the machine ordered and so it shall be scrapped after the delivery. तो इसकी कॉस्ट है हमारे पास, रिलायबल कॉस्ट है 4 लाख, बट इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल नॉट फ्लो टू द एंटिटी. देयरफॉर दिस पीपी विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स. दिस विल बी एक्सपेंस आउट. कल मैंने इंट्रीज भी बोले थे तुम लोगों को, बराबर. अरे यस और नो, द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू वाज नील. शो द ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड. एनीवन हैज डाउट हियर? उधर जो एग्जांपल था लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 45 पेज नंबर 290 लिख लेना उधर. क्वेश्चन नंबर 45 पेज नंबर 290, पेज नंबर 290 हो गया. नाउ क्या ये वही क्वेश्चन है 43? 43 भी सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, 2-3 बार रिपीट हुआ है. 43 भी वही क्वेश्चन है, तो लिख लेना 44 एंड 43. 41 भी वही क्वेश्चन है, दिख रहा है क्या? 41 भी वही क्वेश्चन है, आरटीपी में 2020. क्या वही क्वेश्चन है? कस्टमेड, खाली यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गई. सो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 43, देन क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान देना. हाँ, मुझे कौन सा क्वेश्चन लेना है? ओके. हाँ, 26 भी सेम है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा बहुत बार. हाँ, 26 भी सेम है, 26 भी सेम है. तुम्हें ना रिपीटेशन बहुत मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. मैडम 23 भी वही है. कितने बार आया देखो. क्या इसका आंसर ठीक से लिख लेते हैं फिर? क्या लिखा है? मैंने नहीं देखा, क्या लिखा है? पढ़ो. बट उसके पहले तुम्हें थोड़ा क्या लिखना पड़ेगा कि असेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स इफ इट सैटिस्फाइज फॉलोइंग 2 कंडीशंस. व्हाट आर द 2 कंडीशंस? द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड द कॉस्ट इज रिलायबली मेजर्ड. ये पहले लिखना होगा, बराबर ना? 2 कंडीशन लिखने होंगे, फिर तुम बोलोगे कि कॉस्ट है उसकी बट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है. देयरफॉर वी शुड नॉट कैपिटलाइज इट इन द बुक्स बट वी शुड एक्सपेंस इट आउट. एंट्री लिखने तो एंट्री लिख दो, मैंने एंट्री तुम्हें समझने के लिए बोला था. अरे यस और नो? नेक्स्ट, एक सेकंड. एक सेकंड. अब हम कौन सा करने वाले हैं? थोड़ा हम पहले एक्सचेंज वाले कुछ 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है? एक्सचेंज वाले क्वेश्चंस लेते हैं. और ओके. मैडम बियरर प्लांट बोल के एक थ्योरी क्वेश्चन है. ये 37 होमवर्क में जाएगा, स्टडी मटेरियल में देख लेना. एक्सप्लेन बियरर प्लांट एंड बायोलॉजिकल एसेट्स एज पर ES10. ठीक है? बायोलॉजिकल एसेट्स मैडम आर लिविंग एनिमल्स एंड लिविंग प्लांट्स. ठीक है? लिविंग प्लांट्स 2 टाइप्स के होंगे, बियरर प्लांट्स एंड नॉन बियरर प्लांट्स. बियरर प्लांट्स are those plants whose agriculture produce will be recurring in the nature and their life will be more than 12 months, but those plants are not sold. उन प्लांट्स को बेचा नहीं जाता है इनकम अर्न करने के लिए, उनके प्रोड्यूस को बेचा जाता है. ठीक है? एंड बियरर प्लांट्स आर कवर्ड बाय AS10. आई होप दिस इज क्लियर. अरे यस और नो? देन आगे
एक्सचेंज के 2 ही एग्जाम्पल से पहले वो डिस्कस करते, ठीक है। एक्सचेंज के 2 एग्जाम्पल से पहले वो डिस्कस करते हैं। चलो, दस 12 नंबर कुछ तो रहेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे सामने है। करें स्टार्ट मैडम? तुम लोग अब मुझे आंसर चाहिए, तुम लोगों से मुझे आंसर चाहिए, मैं नहीं दूंगा तुम्हें। बोलो 9, क्वेश्चन नंबर 9। मैडम हमने बहुत एग्जांपल्स लिए एक्सचेंज के, तो ये तुम दे सकते हो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। एंटिटी ए एक्सचेंजेस कार, एंटिटी ए एक्सचेंजेस कार एक्स विथ ए बुक वैल्यू ऑफ ₹13 लाख। मैडम कार की बुक वैल्यू कितनी है? कार एक्स जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 13 लाख, एंड उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 13,25,000। फॉर एक्सचेंज फॉर मतलब कार दे रहे और उसके बदले में क्या है? फॉर कैश ऑफ ₹15,000 एंड कार वाई विच हैज ए फेयर वैल्यू ऑफ 30,10,000। तो मुझे बोलो इसमें कैश रिसीव हो रही है, कैश पे कर रहे हो आप? इंग्लिश अच्छे से आएगी तो समझेगा। क्या ये 15,000 की कैश रिसीव हो रही है, पेड हो रही है? ऑनलाइन वाले भी मुझे बोल सकते हैं। रिसीव हो रही है या पे हो रही है? इंग्लिश रिसीव हो रही है, कुछ भी। मैडम ठीक से पढ़ो एक बार फिर से। शेट्टी मैडम रिसीव बोल रही है, और कौन रिसीव बोल रहा है? सूरज रिसीव बोल रहा है। आज पवन किधर है? पवन, आज पवन किधर गायब हुआ? पवन, प्रसाद, ये लोग किधर गायब हो गए आज? मैडम किधर है पवन और ये लोग? नहीं पता। ओके, मुझे बोलो यहाँ पे कैश रिसीव्ड है, कैश पेड है? आशीष क्या इंग्लिश बोल रही है? कैसे रिसीव्ड है? कुछ भी। कैश पेड है भाई वो। क्यों रिसीव्ड है मैडम? यस इट इज। कार, ओल्ड कार इज एक्सचेंज फॉर, मतलब इसके बदले में, ये ओल्ड कार के बदले में, मतलब कैश आई होगी कितनी? 15,000 एंड कार वाई विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 30,10,000। द ट्रांजैक्शन लैक्स, ओ माय गॉड, ट्रांजैक्शन लैक्स व्हाट? कमर्शियल सब्सटेंस। अरे यस और नो? कम राइट, ट्रांजैक्शन लैक्स commercial substance as it was company's cash flows are not expected to change as a result of exchange। मैंने बोला था अगर एक्सचेंज के वजह से कैश फ्लो चेंज नहीं होने वाले तो हम उसको बोलते हैं देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस। इट इज इन द सेम पोजिशन एज इट वॉज बिफोर द ट्रांजैक्शन। कंपनी पहले जैसे थे वैसे बाद में होंगे, उसकी वजह से कुछ ज्यादा मेजर चेंज नहीं होने वाला उस एक्सचेंज की वजह से। What will be the measurement cost of the asset received? Tell me the answer. Tell me the measurement cost of the asset received. Tell me the measurement cost of the asset received. मैडम बोलो। अब बहुत मुश्किल है, मुझे पता है तुम्हारे लिए डिफिकल्ट जाएगा। यस बोलो मैडम। हाँ अब लटक गए मैडम। हाँ डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ऑनलाइन वाले बोलो, थोड़ा पार्टिसिपेशन भी रखो। कार्तिक कितना आंसर आ रहा है? यस मैडम कितना? मतलब कितना? 13,15,000। हाँ क्यों? तो एंट्री क्या आएगी मैडम?
ओके लिखो सॉल्यूशन, एंट्री लिखते हैं सॉल्यूशन। ध्यान देना, बोलो मैडम क्या एंट्री आएगी? फर्स्ट एंट्री, हाँ बोलो, विच कार कम्स इन? कार वाई अकाउंट डेबिट टू कार एक्स गोज आउट। अच्छा, कार एक्स गोज आउट एट 13,25,000 बराबर। जो कार जा रही है उसकी फेयर वैल्यू 13,25,000 है बराबर। जो असेट बाहर जाएगी वो बुक वैल्यू पे जाएगी, फेयर वैल्यू पे जाएगी? बुक वैल्यू 13 लाख। 13 लाख डेबिट कितना करोगे? 13 लाख। इफ देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस, इफ देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस, सो राइट, जो नई कार आई है उसकी वैल्यू पुराने कार की बुक वैल्यू होगी। एंड कैश इन्वॉल्व है, कैश में रिसीव्ड है या क्या है? टेल मी द एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 15,000 टू व्हाट? टू कार वाई। तो टेल मी क्या क्वेश्चन था, लिख लेना। देयरफॉर मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द असेट इज, मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द कार इज, मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द असेट रिसीव्ड इज कितना? 12,85,000। ऑनलाइन वाले समझा क्या रे? 13,10,000 कैसे आया भाई? गलत है। 13,10,000 12,85,000 कितना आया बोलो मुझे? 12,80,000 85,000। देयरफॉर, अरे सूरज समझा क्या? इट्स देयरफॉर मेजरमेंट कॉस्ट, measurement cost of new asset is रुपीज 12,85,000। तनिष क्या आज मुंबई की मैच इसलिए आए नहीं क्या? उसको लगा तो सर मुंबई के अगेंस्ट है इसलिए वो ऐसे करता होगा, ठीक है। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूं? जो है मैं बोलूंगा ना। यस, ध्यान देना मैडम। मैडम समझा क्या? और मैडम बोल रही है ऐड करो 13,15,000। कैसे 13,15,000? तो अलग अलग की तो भी एंट्री आंसर वही आना चाहिए था। अच्छा अच्छा ठीक है, नो इश्यूज मैडम, नो इश्यूज। 13 लाख के आसपास आया ना मैडम? मैडम क्वेश्चन नंबर 8, द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अब मैडम इसका तो आंसर ठीक से देना चाहिए। बाला तू भी दे भाई आंसर, कुछ भी देता है आंसर तू। तीनों का उसकी फेयर वैल्यू, इसकी फेयर वैल्यू सब ऐड करके बोल रहा है। भाई आंसर निगेटिव नहीं आएगा। Entity X, entity A exchanges land with a book value of rupees 10 lakhs for cash of rupees 20 lakhs and plant valued at 25 lakhs. What will the measurement cost of the asset received? Consider that the transaction has commercial substance. कुछ नहीं लिखा तो हमारा by default assumption वही रहेगा कि there is a commercial substance. तो अब मुझे चाहिए एंट्री लिखो और मुझे अमाउंट बोलो। चलो, डिफिकल्ट है ये भी, तुम्हें शायद से नहीं आएगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए और तुम्हारी उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है। जल्दी जल्दी करो। इट इज एक्सपेक्टेड तुम्हारे सेकंड ग्रुप फर्स्ट से स्टार्ट होगा, 1 जून मोस्ट लाइकली। 23 जून बोल रहे, 23 में से एडमिशन हो जाएगा, मतलब एडमिशन करने के लिए बोलेंगे, बट इट विल स्टार्ट मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 1 जून। यस,
मैंने अभी कंफर्म किया था। सर ने ब्रेक दिया क्या? वो आंसर क्या आ गया बोलो जल्दी। बाला इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, पता है क्या, थोड़ा दिमाग फास्ट चलना चाहिए। इतना क्या स्लो कर रहे हैं? मतलब घर पे पढ़ता नहीं जो हुआ तो। एएस में ध्यान देना, अभी तक जितने एएस, ये लास्ट एएस से सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी है इंपॉर्टेंट बट हमेशा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर इन एएस को अच्छे से डेली रिवाइज करना पड़ेगा तब जाके याद रहेंगे, ये समझ लेना। एएस है समझ में आएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं समझेगा। और हम धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी एग्जाम 2 मंथ आगे गई है, टेंशन मत लेना आगे। तो वो टेंशन नहीं है, कंप्लीशन इज नॉट ए इशू। पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहले 6 चैप्टर ही 45 to 50 मार्क्स है। 30 20 आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 45 to 50 मार्क्स, मिनिमम 40 मैक्सिमम 50। मिनिमम 40 जो इंश्योर का वेटेज जो आया ना उसके हिसाब से मिनिमम 40 मार्क्स एंड मैक्सिमम 50 मार्क्स। 30 मार्क्स के एस है और 30 मार्क्स की तुम्हारी क्या है फिर एमसीक्यूज है, तो वो किस में से भी आ सकते हैं। एमसीक्यू का कोई नहीं बोल सकता वेटेज, दे हैव गिवन वेटेज फॉर 70 मार्क्स। हाँ बोलो क्या आंसर आ गया मैडम? यस इधर अनामिका मैडम, कितने कोटि आ गए तेरा? हाँ मैडम बोलो, अभी तक आंसर नहीं आया? हाँ क्या आंसर आया? मैं बोलूंगा ना, मैं तो आंसर बोलूंगा। मैं चेक कर रहा हूं कितना है मैडम, मनस्वी मैडम। हाँ अच्छा, इधर ऑनलाइन वाले किसका आंसर आया क्या? हाँ मैडम कितना आंसर आया बोलो? सूरज बोल। शेट्टी मैडम कितना आंसर आया? यस बोल रही खाली। सूरज 5 lakhs। अच्छा बाला कितना, हर्षल कितना आंसर आया? अरे ठीक से बोला, ऐसे क्या? 45 रुपीज? क्या 45 lakhs? ओके लिखो एंट्री। मैडम बात नहीं करनी है, सॉल्यूशन। मैडम क्या ली तुमने बोलो मुझे? अरे मैडम एंट्री ठीक से बोलो। क्या प्लांट एंड मस्टरी ली ना? प्लांट एंड मस्टरी ली, कितने वो वैल्यू ढूंढनी है बराबर। प्लांट एंड मस्टरी की वैल्यू ढूंढनी है। और क्या आई? कैश आई ना, कैश कम्स इन डेबिट। कितनी कैश ली? अरे कितनी कैश ली बोलो मुझे? 20 lakhs की कैश ली। एक लाइन ब्लैंक रखूंगा। 2 बोलो मुझे, लैंड गोज आउट। कितने की लैंड बाहर गई? 10 लाख। ओके फर्स्ट प्रेफरेंस, व्हाट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस? व्हाट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस? एक्सचेंज के केस में जो नई एसेट आ रही उसकी मेजरमेंट कॉस्ट क्या होगी? फर्स्ट प्रेफरेंस इज फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। व्हाट इज गिवन? लैंड इज गिवन। तो लैंड की फेयर वैल्यू है तुम्हारे पास। हैव दे गिवन द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड? नहीं, तो नहीं ले सकते। सेकंड प्रेफरेंस, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑब्टेन। विच एसेट इज ऑब्टेन? प्लांट एंड मशीनरी। क्या उसकी फेयर वैल्यू दी है? वैल्यूड एट 25 lakhs। वैल्यूड एट 25 lakhs। अरे यस और नो? वैल्यूड एट 25 lakhs। वैल्यूड एट 25 lakhs। अरे यस और नो? 2 बोलो मुझे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना?
हाँ मैडम बोलो 45 लाख 35 lakhs 35 lakhs रिक्वायरमेंट क्या थी? मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द असेट रिसीव्ड. मैडम बोलो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द असेट रिसीव्ड इज 25 lakhs. ध्यान देना, लिखो उधर लिखो आंसर. राइट ध्यान दो, लिखना आंसर फास्ट. मैडम लिखो मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिसीव्ड इज 25 lakhs. मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिसीव्ड इज 25 lakhs. शेट्टी मैडम अब मैंने एंट्री लिखी तो कॉपी करके लिख रही क्या? हाँ पहले नहीं लिख पाए और अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं मैडम, बट नहीं. मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिसीव्ड इज, बोलो मुझे कितना लोगे? 25 lakhs. मैडम यहां पे लिख लेना प्रेफरेंस हमें कौन सा यूज करना पड़ा? सेकंड प्रेफरेंस लिख लेना. सिंस फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन इज नॉट अवेलेबल, तो क्या लेना पड़ा मैडम? एएस क्या बोलता है? अगर तुम्हारे पास असेट्स गिवन की फेयर वैल्यू नहीं है देन बोलो मुझे टेक, क्या लेना होता है मैडम? फेयर वैल्यू ऑफ असेट ऑब्टेन. अब मैं तुम लोगों से सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, देख तो कितने लोगों के पास दिमाग है. मतलब तुमने जो लैंड दी होगी वो कितने में दी होगी? जो लैंड की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? लैंड की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? लैंड की सेलिंग प्राइस, राइट, लैंड की सेलिंग प्राइस कितनी होगी बोलो मुझे? हाँ कैसे 45 lakhs बोलो? एक बोल सकते हो 10 लाख की लैंड थी, 35 lakhs का एक्सचेंज पे गेन हुआ, मतलब कितने में सेल किया आपने? 45 lakhs. और 45 lakhs में सेल की, उस 45 lakhs में सेल की, उसके बदले में से 20 लाख कैश आया, तो 25 लाख की क्या आई? मशीनरी. अरे अभी भी दिमाग में गया नहीं गया? ओके गुड मैडम. शेट्टी मैडम बोल रही सर मैंने पहली एंट्री लिखी थी आपने नहीं देखी. ओके अरे यस और नो? तो कौन कौन से क्वेश्चंस पे टिक मार्क करो फास्ट. इधर सबके पास नोट्स आए? बोलो मुझे. अभी कौन सा किया? 7 and 8 या कौन सा? 8 and 9 उधर लिख लेना. एक्सचेंज के क्वेश्चंस थे, यही दो क्वेश्चंस है एक्सचेंज के, बस एक्सचेंज के दो ही क्वेश्चंस है. एक्सचेंज के दो ही क्वेश्चंस है. एक ऑब्जेक्टिव बाद में लूंगा मैं, ठीक है? उसके बाद कौन कौन से हुए बोलो मुझे? क्वेश्चन नंबर 23 हुआ मैडम. क्वेश्चन नंबर 23 हुआ. 23 के बाद मैडम बोलो कौन सा? 26 हुआ. 26 हुआ. 26 के बाद 26 के बाद 40, 41, 43 एंड 45. 46 थोड़ी हुआ मैडम, 45 हुआ. मतलब कितने क्वेश्चंस खत्म हो गए अपने आप में? 1 2 7 हो गए ना? 7 क्वेश्चंस हो गए अभी. क्या हम ब्रेक लेते हैं? ब्रेक के बाद अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू असेट्स एक्वायर्ड. रिलेटेड टू असेट्स एक्वायर्ड. आई होप दिस इज क्लियर. यहां तक ऑनलाइन वाले एक ब्रेक लेते, क्विक ब्रेक, ठीक है? टाइम हुआ है 4:45. 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, 5 बजे बराबर स्टार्ट करेंगे और हमें एक 10 से क्वेश्चन आज खत्म करने हो जाएंगे. मैं 6:30 तक लूंगा, ठीक है? थैंक यू. 7 बजे तक नहीं लूंगा, 6:30 मैक्सिमम बोल रहा हूं. चलो थैंक यू.